आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम साइनो इंडियन वॉर के बारे में जानेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। भारत और चीन का युद्ध, आखिरकार ये युद्ध हुआ क्यों? क्यों किसी देश ने भारत की मदद नहीं की? पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था? काफी कुछ है दोस्तों, हम जानेंगे 1962 इंडिया चाइना वॉर पे। देखिए, भारत और चीन दो बड़े इंपॉर्टेंट नेशन हैं और भारत और चीन दोनों साथ साथ ही चले हैं। भारत भी अपनी सिविलाइजेशन पे बहुत नाज करता है, चीन भी अपनी सिविलाइजेशन पे बहुत नाज करता है। दोनों को घमंड है। हमारा थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है चाइना से। भारत में डेमोक्रेसी है, चाइना में शुरुआत से ही मोनार्की रही है। चाइना कल्चर और इनोवेशन के हिसाब से भी काफी ताकतवर रहा है, लेकिन चाइना ज्यादातर युद्ध हारा ही है। कॉन्फ्यूशियस मतलब 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी चाइना से निकली। हमारे यहाँ पे 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, काफी सिमिलैरिटी भी रही है हमारे और चीन के बीच में। अब जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तभी 1949 में चाइना को भी एक तरीके से आजादी मिली। चाइना में कम्युनिज्म आ गया। चाइना में देखिए दो हिसाब किताब था ना। 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आया जब मोनार्की खत्म हुई। उसके बाद चियांग काइशेक की पार्टी जो है, मतलब सन यातसेन ने पार्टी बनाई, जो कि बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी डॉक्टर, डेमोक्रेसी वो चाहते थे आए। उनके 3 प्रिंसिपल थे सन यातसेन के, उसी हिसाब से वो चलना चाहते थे। तो सन यातसेन ने कॉमिंटांग पार्टी बनाई, लेकिन 1920s में 1921 में 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई चाइना में। अब दोनों के बीच, इधर कॉमिंटांग पार्टी जो थी वो कम्युनिस्टों को पहले तो दोनों ने हाथ मिलाया, बाद में मारने लगी। फाइनली फिर दोनों के बीच में सिविल वॉर हुआ और अल्टीमेटली इस सिविल वॉर में, हमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैंने याद रखिएगा कि चाइना का इतिहास मैंने पूरा कवर किया, बहुत सारे लेक्चर्स है, आप देख लीजिएगा। 1949 में फाइनली हम देखते हैं कि कम्युनिस्टों को जीत हासिल हुई। तो एक तरफ भारत आजाद हुआ 1947 में, सोशलिज्म भारत में आया। अब सोशलिज्म से ही निकला कम्युनिज्म, तो 1949 में माओ जेडोंग आ गए। अब यहां पे शुरुआत में तो हिंदी चीनी भाई भाई, भारत चाइना जो है बहुत अच्छे दोस्त, पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है और इधर जवाहरलाल नेहरू और ज़ाओ एनलाई, हर कोई भारत और चीन बहुत अच्छे दोस्त। इनफैक्ट 1953 में कोरियन वॉर में भी भारत ने चीन का सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशन की सीट छोड़ दी, बहुत कुछ हुआ था उस दौरान। काफी कुछ हमने नहीं की भी किया था। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है दोस्तों रोड से, रोड और तिब्बत से। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस वॉर की, तो भारत और चाइना के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। पहले डिस्प्यूट को बारे में आप जान लीजिए। अच्छा, अभी डिस्प्यूट के बारे में हम बात करते हैं। हुआ क्या था कि देखिए, चाइना और भारत की बाउंड्री कभी एक दूसरे से लगती नहीं थी, लेकिन 1959 में चाइना का एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता गया और भारत चुप रहा। हर चीज में भारत चुप रहा। चाइना ने कोरिया पे जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, भारत चुप रहा। तिब्बत में बहुत लोगों को मारा, तब भारत चुप नहीं बैठा। बहुत कुछ हुआ। 1958 आते आते, जब मतलब अगर चाइना की बात करें, 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, तब भी भारत चुप रहा। भारत ने कुछ नहीं बोला कि भाई देखो, वो तो चाइना का आंतरिक मामला है और बेटर यही है कि अभी हम शांत रहे, तो हमको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। अब आप अन्याय के खिलाफ चुप रहोगे तो होगा। अब उस समय 1950 के बाद तिब्बत की बाउंड्री, क्योंकि भारत तिब्बत से लगता है, चाइना से नहीं लगता है। तो अब लेकिन जब तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन बन गया, तिब्बत चाइना का ऑटोनोमस रीजन बन गया, तब बाउंड्री जो है भारत से लगने लगी। तब भी भारत चुप था। 1955 में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि तिब्बत वालों ने बोला, भैया ऐसे तो चलेगा नहीं, हमारे धर्मगुरु दलाई लामा है। अब दलाई लामा जो है 1959 में तिब्बत में अपराइजिंग हुई, दलाई लामा भागे। दलाई लामा चाइना छोड़ के भागे और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। दिक्कत, भारत ने दलाई लामा को जो ये शरण दी, चीन तिलमिला गया कि भाई ये क्या हो सकता है, ई ना चल बे, गलत है ये, हमारा आंतरिक मामला है, दलाई लामा को हमको सौंप दो। और आज तक जो तिब्बत की सरकार है वो भारत के धर्मशाला से चलती है, दलाई लामा वहां से चलाते हैं। अभी तक भारत, जो दलाई लामा है, भारत में ही रहते हैं। भारत ने अच्छा किया ये काम, दलाई लामा को शरण दे दी। ऊपर से चाइना ने एक प्रॉपर रोड बना ली। अब ये जो रोड बनाई भाई, ईस्टर्न लद्दाख से होते हुए, देखिए अभी तक CIA भी भारत टेरिटरी को यूज कर रहा था ताकि तिब्बतन गुरिल्लास को वो ट्रेन कर सके चाइनीज ट्रूप्स के अगेंस्ट। तो समझिए कि 1956 में CIA भारत की टेरिटरी को यूज कर रहा था।
लेकिन जब ये ईस्टर्न लद्दाख वाली जो पूरी की पूरी चाइना ने रोड बनाई, जो कि उस समय अक्साई चेन हमारा था, वहां से पास हो रही थी, तो भारत तिलमिला उठा कि भाई ऐसे कैसे चाइना जो है वो रोड बना सकता है जो जिंजियांग और तिब्बत से पास हो रही है थ्रू इंडियन टेरिटरी अक्साई चेन। वो उस समय लद्दाख का पार्ट था और अभी भी लद्दाख का पार्ट है। तो 1956 में नेहरू जून लाई आया और नेहरू ने मैप दिखाया कि भाई 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर यह हमारा एरिया है। तब जू इन लाई ने बोला अरे मैप में एरर है भाई, गलती है, आप कहां ये हमको मैप दिखा रहे हो, बकवास है ये। तो ये रोड बनाने का हिसाब किताब भी बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद जो चाइनीज आर्मी थी, अब देखिए यहां पे टेंशन शुरू हुई। तो अगर मान लीजिए कि कोई भारत का कोई जवान जो है वो चाइना के उधर चला जाता था तो चाइना उसको पकड़ लेता था। 1959 में चाइनीज आर्मी ने एक इंडियन पेट्रोल जो इंडियन आर्मी गई थी वहां पे उसको पकड़ लिया कि तो तुम हमारी टेरिटरी में जा रहे हो। तो भारत का और ज्यादा दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी, नेहरू ने बोला कि भाई पोस्ट बनाओ। चाइना को लग रहा है कि हमको लगता है वो हम कुछ करेंगे नहीं, हम पोस्ट बनाएंगे। तो जहां जो मेन पॉइंट्स थे चाइना ने वहां पे पोस्ट बनानी, भारत ने वहां पे पोस्ट बनानी शुरू कर दी, जिसको फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी बोला गया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पे पोस्ट बना। अब चाइना को लगा कि भाई ये पोस्ट बना रहा है, यानी कि भारत जो है वो ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि उस समय दोस्तों हम तैयार नहीं थे, हमको बातचीत से मामला हल करना चाहिए था। और चाइना को लगा कि भाई भारत जो है वो इस फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी से हम पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा तो होगा नहीं। उस समय जू इन लाई ने ये भी बोला था कि भाई अक्साई चिन्ह से आप जो अपना बोल रहे हो ना, जवाहरलाल नेहरू से बोला था कि ये जो आप अपना राइट है जो आप बोल रहे हो कि हमारा है, तो इसको हटा दो। अगर आप अक्साई चिन्ह छोड़ देते हो तो हम नीफा छोड़ देंगे। चाइना नीफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, चाइना उसको साउथ तिब्बत बोलता है, ये तो हमारा है। तो जू इन लाई ने बोला कि अक्साई चिन्ह को छोड़ दो, भारत चाइना जो है वो अपना क्लेम नीफा से हटा लेगा। यानी कि चाइना को पता है कि हमारा कुछ है नहीं। बोला भाई ऐसे कैसे छोड़ दें, दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी टेरिटरी हम कैसे छोड़ दें? हमारी टेरिटरी, आप भैया नीफा भी आपका नहीं है, अक्साई चिन्ह भी आपका भी नहीं है। लेकिन तब भी नेहरू को लगा कि शायद कुछ नहीं होगा, बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि जून 1962 में इंडियन फोर्सेज ने धोला में आउटपोस्ट जो है वो खूब सारी स्टैब्लिश की, थागला रिज में, नामकाचू वैली में, यहां पे सब आउटपोस्ट रिज, वही फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी के तहत भारत जो है वो पोस्ट बनाने लगा। बस 8 सितंबर 1962 पीएलए यूनिट जो था वो आया यहां पे, और जितनी भी यहां पे इंडियन पोस्ट थी धोला में उसको ऑक्यूपाई करना उसने शुरू कर दिया। अब उसके बाद इंडियन बटालियन भी 16 सितंबर तक यहां पे आ गई। 3 अक्टूबर को जू इन लाई जो है वो नेहरू के पास आया, न्यू दिल्ली आया कि कोई वॉर नहीं होगा। समझिए 3 अक्टूबर को जू इन लाई बोल रहा है कोई वॉर नहीं होगा, परेशान मत हो। 4 अक्टूबर को अगले दिन, उस समय जो लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल थे, वो 4 कॉर्प, नई कॉर्प बनाई गई, 4 को कॉर्प, ये नई टुकड़ी बनाई गई कि धोला ठागला यहां पे जो चाइनीज है इनसे निपटने के लिए हम अपनी टुकड़ी भेज रहे हैं। और अभी जू इन लाई बोल रहे कोई वॉर नहीं। उस समय जवाहरलाल नेहरू भी दोस्तों यहां पे नहीं थे, हमारे जनरल भी यहां पे नहीं थे, सब बाहर थे, जनरल तो हमारी छुट्टी मना रहे थे। तो ये चीज है, चीजें हुई और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि 20 अक्टूबर को अटैक हो गया, चाइना ने अटैक कर दिया और बस इंडो चाइनीज वॉर हैज स्टार्टेड। भारत और चीन युद्ध शुरू हो गया। अब 1 महीना 1 दिन चलाइए, 21 नवंबर तक चलाइए। और भारत के पास देखिए उस समय भारत एक वीक नेशन था डिफेंस के मामले में, और चाइना हमेशा, चाइना का इतिहास रहा है वो हमेशा कमजोर देश पे ही आक्रमण करता है। हमको लगा, हम पता नहीं कौन से सपने में जी रहे थे कि हमको लगा कि हमको अपनी इतना ज्यादा आर्मी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी हमारा वॉर होगा ही नहीं, ना हम अमेरिका के साथ है ना हम सोवियत के साथ है, तो कभी हमारा वॉर होगा ही नहीं, तो हमको कभी भी आर्मी पे इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन हमारी बहुत बड़ी गलती थी, आपको स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी ही पड़ेगी। उस समय जो इंडियन सोल्जर्स थे, आप ये समझिए कि उनके पास पहाड़ पे लड़ने का एक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, पहली बार पहाड़ों पे लड़ाई हो रही थी, लद्दाख पे लड़ाई हो रही थी। हमारे पास ज्यादा वॉर का भी एक्सपीरियंस नहीं। इधर चाइना जो है वो 3-3, 4-4 वॉर लड़के आ चुका था, इनकी रेड आर्मी जो थी। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ना। इसमें लिखा हुआ है क्या अभी?
ठीक है, अच्छा अच्छा, ये तो चलिए हम आएंगे, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं थे भाई, ना हमारे पास जैकेट, भाई ठंड में -30 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे लड़ाई हुई थी। आपने परसों मेरा लेक्चर देखा कि नहीं, जो मैंने बोला रिजांगला पे किया था, किस तरीके से 120 भारतीयों ने, मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने चाइना की बैंड बजाती थी, 5000 चाइनीज से अकेले भिड़ गए थे। अब देखिएगा, यहां पे जज्बे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास वही 303 की राइफल थी, और चाइना एकदम भयानक तरीके से। तो ये चीज है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई। अब ये 1 महीने तक वॉर चला है, चाइना काफी अंदर तक भारत में आ गया था, और फाइनली हम ये देखते हैं कि चाइना ने फिर मतलब 1 महीने बाद विड्रॉ किया, अक्साई चीन लेकिन पूरा का पूरा चाइना के पास चला गया। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गई हमारे लिए, समझिए आप। तो ये हिसाब किताब रहा है। अब ये देख लीजिए कि चाइना कौन कौन से बॉर्डर इश्यूज हैं। देखिए, एक तो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, वेस्टर्न सेक्टर देखिए टोटल 4000 किलोमीटर की लाइन है, 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। एक ये वाला सेक्टर जहां पे हमेशा लड़ाई होती है, यही एक्साई चीन चाइना के पास है, ये वेस्टर्न सेक्टर है 2150 किलोमीटर तक, ठीक है। देन देयर इज मिडिल सेक्टर, ये 625 किलोमीटर तक हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला एरिया है, और फिर आपका ईस्टर्न सेक्टर, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इसको मैकमेहन लाइन बोला जाता था। 3 सेक्टर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, लेकिन कभी भी मैकमेहन लाइन को डिमार्केट प्रॉपर किया ही नहीं। बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये तो साउथ तिब्बत है, इसको तो किसी दिन हम ले लेंगे। तो यही 3 जगह पे ही लड़ाई होती है। इधर एक तो मिडिल सेक्टर, ज्यादातर आपको लद्दाख रीजन में देखने को मिलेगा, नहीं तो आपके मिडिल सेक्टर में भी डोकलाम इशू यहां पे हुआ था, नहीं तो इधर यहीं पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो उस समय जो भारतीय ट्रूप्स थे 10 से 20 हजार, चाइनीज ट्रूप्स थे 80,000। ये चीज है, चाइना ने सीज फायर हम ये देखते हैं कि डिक्लेयर किया था। तो करंट बाउंड्री इशू तो खैर अभी तो करंट बाउंड्री इशू तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि उस समय पाकिस्तान भी सोच रहा था, पाकिस्तान भी चाइना की बहुत मदद की कि इधर चाइना तो अटैक कर ही रहा है, हम भी अटैक कर देते। पाकिस्तान को लगा कि भारत उस समय बहुत कमजोर है, फिर 1962 से हमने सबक लिया, और फिर 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो वो मजा चखाया, वो मजा चखाया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री, क्या हालत खराब होगी। तो ये चीज है, उस समय आप समझिए कि चाइना के जो प्रेसिडेंट थे लियू शाकुई, उन्होंने श्रीलंकन लीडर फेलिक्स बंदरनायके से 1962 के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला था कि भारत का जो एरोगेंस है उसको हम तोड़ के रख देंगे, भारत का घमंड तोड़ के रख देंगे। माओ जेडोंग ने भी बोला था 1964 में, एक नेपाली डेलीगेशन आया था, बताया था कि देखो मेजर प्रॉब्लम भारत और चीन में रही है, मैकमोहन लाइन नहीं लेकिन तिब्बत का क्वेश्चन, यानी कि जो भारत ने दलाई लामा को शरण दी वो बहुत गड़बड़ रही है। जू इन लाइन 1973 में हेनरी किसिंगर को बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए हुआ कि नेहरू की वजह से, नेहरू बहुत अड़ियल थे। ये चीज है। अब प्रॉब्लम क्या थी उस समय, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हमने गलती कहां की, रीजंस क्या थे। सबसे पहले तो भारत पूरी तरीके से तैयार था ही नहीं, और पॉलिटिकल इनडिफरेंस, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। एक तो भारत की आर्मी इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं थी, हमारे पास ना ही हथियार थे ना ही कपड़ा था। वो मोटी जैकेट जो पहननी चाहिए, समझिए कि रिजांगला में जब बैटल हुई थी तो वहां पे सेना बताती है कि इतनी ज्यादा ठंड थी कड़ाके की, मतलब समझिए कि अगर हमारा कोई हिस्सा फट जाता था तो तुरंत बर्फ जम जाती थी। अगर पानी को उबाल रहे हैं, पानी को आप 2 मिनट के लिए आपने ठंडा किया तो जम जाता था, इतनी ज्यादा ठंड थी। और वहां पे लड़ाई करना, हम 2 मिनट बोलते हमारी सांस फूलने लगती थी। उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। और प्रॉब्लम यह भी थी कि अब आप बोलेंगे कि सर भारत की किसी ने मदद नहीं की, कौन मदद करता, आप ये बताइए कौन मदद करता। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और ये देखिए इन भारत को लगा कि लोग मदद करने आएंगे, देश मदद करने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था। जवाहरलाल नेहरू को इसके बाद इतना धक्का लगा कि यार ये चीज हम कर रहे हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था, नाम अमेरिका तो आपको मदद करेगा नहीं, क्योंकि आप अमेरिका तो सीधा बोलेगा आप हमारा साथ दो तब हम मदद करने आएंगे। उसके बाद रशिया भी, सोवियत भी आपकी मदद नहीं कर रहा था। भाई सोवियत तो चाइना, सोवियत कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट, दोनों कम्युनिस्ट, तो सोवियत क्यों अपने रिश्ते बिगाड़ेगा चाइना से, आप बताइए। अब ये जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी, स्पेशली इजिप्ट, गमाल अब्दुल नासिर ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, कोई नहीं भारत को बचाने आया, भारत अकेला लड़ा, और ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी। अब उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे
वो यूनाइटेड 17 सितंबर को वो लेकर गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और भारत को 30 सितंबर को, और सितंबर में ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। सितंबर में ही सब लोग आने लगे थे, ये जो पूरा री इन्फोर्समेंट है ना चाइना की तरफ से वो होने लगा था, ये चीज है। फिर उसके बाद 30 फिर नेहरू जो है वो दिल्ली से निकल गए कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस। अब आप फिर 2 अक्टूबर को वापस, आप ये इसमें नेहरू की कोई गलती नहीं है भाई, इसलिए नहीं गलती है क्योंकि उनको थोड़ी ना पता था कि प्रॉब्लम हो जाएगी ये चीज। 16 अक्टूबर को दिल्ली, और 4 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया। अब लेफ्टिनेंट जनरल कॉल जो थे, जो उस समय हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, वो कश्मीर में छुट्टी मना रहे थे 2 अक्टूबर तक। डीएमओ जो थे, डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, वो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पे थे। उस समय में डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन। हम जीत सकते थे वॉर, बिल्कुल हम जीत सकते थे अगर हमने अपनी एयरफोर्स यूज कर ली होती तो। यह बहुत ही इनफेमस डिसीजन था कि भारत और चाइना के युद्ध में हमने एयरफोर्स यूज क्यों नहीं की। यह भारत की हार का बहुत बड़ा कारण बना था। हमने सिर्फ आर्म्ड फोर्स, यहां पे रिटायर्ड एयर कॉमोडोर रमेश फड़के कहते हैं कि एक मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप में डिसकनेक्शन था, तो हमको एयरफोर्स उस समय यूज करनी चाहिए थी। अगर इंडियन आर्मी को और मिलिट्री ऑप्शन दिए जाते तो उस समय हम चीन को हरा देते। लेफ्टिनेंट जनरल एसएसपी थोराड ने प्लान्स बताए थे वीके कृष्ण मेनन को कि बॉर्डर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मिलिट्री को पता था ये प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन उन्होंने बोला हम कुछ नहीं करने वाले, सब डिसमिस कर दिया वीके कृष्ण मेनन ने। उन्होंने कभी जवाहरलाल नेहरू को ये प्लान्स दिखाए नहीं, ये हिसाब किताब रहा था। बाद में जब दिखाए गए तो बहुत लेट हो चुका था। अब जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका का असिस्टेंस चाहा। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। बोला कि भाई जेट फाइटर्स दो ताकि चाइना को हम कंट्रोल कर सके। उस समय समझिए जो लेटर लिखा था नेहरू ने, वो हैंड डिलीवर किया था जॉन एफ कैनेडी को, इंडियन एम्बेसडर ने हाथ में देके आए थे। 12 स्क्वाड्रन की नेहरू ने मांग की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया था, अमेरिका ने मना कर दिया था। पाकिस्तान जो है इस समय प्लानिंग कर रहा था अटैक करने की। अब समझिए 2 फ्रंट वॉर जो हम कहते हैं ना, इधर चाइना अटैक करे, इधर पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ब्रूस रिडल की किताब में यह बताया है कि चाइना ने यह प्रपोज किया था कि अयूब खान को बोला था कि उस समय प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, कि भाई आप अटैक ज्वाइन कर लो और कश्मीर पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाएगा। यह चीज है, हम आपको कश्मीर, जो आपकी जीत होगी ना, हम आपको कश्मीर दे देंगे। तो अयूब खान ने फिर कश्मीर को अमेरिका से मांगा, अमेरिका से बातचीत शुरू की कि अगर हम भारत को अटैक करते हैं तो क्या हमको अमेरिका ये ग्रांट देगा, क्योंकि अमेरिका बहुत सुपर पावर था और पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा था। अब बुक ये भी बताती है कि उस समय प्रेसिडेंट कैनेडी ने भारत को $500 मिलियन मिलिट्री असिस्टेंस दिया था, लेकिन वही प्लान जो है वो पूरा नहीं हो पाया था। अमेरिका ने बाद में मना कर दिया था। शुरुआत में भाई देखो, जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया था। इनके असैसिनेशन पे मैंने लेक्चर लिया था। जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को असैसिनेट कर दिया गया था। अब उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। उस समय प्रधानमंत्री ने जब जॉन एफ कैनेडी से मदद मांगी तो देखिए चाइना ने सीज फायर क्यों एस्टैब्लिश किया, इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और यूके दोनों अटैक कर दें, वरना वो क्यों करता, है ना। ब्रूस रिडेल ने, जो फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल हैं, इन्होंने जीएफके फॉरगॉटन क्राइसिस तिब्बत सीआईए एंड द साइनो इंडियन वॉर पे बहुत शानदार किताब लिखी, आप पढ़िएगा। तो ये बताते हैं कि माओ का फोकस जो था वो नेहरू पे था, है ना। वो बस नेहरू एक उस समय इमर्जिंग लीडर थे और उनको हराना चाहते थे। भारत जो है अपनी चाइना से टेरिटरी तो हार ही गया। तब लेटर पे लेटर लिखे थे यहाँ पे नेहरू ने, और ये लेटर जो है इट वॉज रिटन इन पैनिक। नेहरू घबरा गए तो अमेरिका के भारत के जो एम्बेसडर थे बीके नेहरू, वो कैनेडी को हाथ में ये लेटर देके आए थे। ये चीज है, और यही था कि आप इस वॉर को ज्वाइन कर लें। नेहरू ने कैनेडी को बोला था कि आप इस चाइना में जो वॉर चल रहा है इसको आप ज्वाइन कर लें, और हम ये वादा करते हैं कि आप जो भी हमको मदद देंगे, जो भी आप, भाई अभी मैंने बताया ना कि 12 स्क्वाड्रन की मांग की थी, ये 12 स्क्वाड्रन हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज करेंगे। ये चीज है, 12 स्क्वाड्रन की उस समय हमको जरूरत थी। रेडॉर इंस्टॉलेशंस भी चाहिए थे। नेहरू ने यह भी रिक्वेस्ट किया था कि B-47 बॉम्बर्स भी आप हमको दे दें, और यही बताया था कि एश्योर किया था कि हम पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं करने वाले।
और दूसरा लेटर लिखा, दूसरा लेटर में 350 350 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 12 स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद मांगी यहां पे, और 10,000 पर्सनल जो हैं वो हमको जरूरत पड़ेगी। फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यहां पे जवाहरलाल नेहरू ने लेटर लिखा, यही सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रिटिश को भी दिए गए, इंस्ट्रक्शन मतलब ये रिक्वेस्ट की गई। अब चाइना वही डर गया, भाई अमेरिका और यूके ने भारत को सपोर्ट देना शुरू कर दिया था, हालांकि फिर जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट किया गया तो उसके बाद ये हो नहीं पाया नवंबर में ही। तो ये चाइना डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम एडवांस करते रहें तो अमेरिका और यूके दोनों पे अटैक कर दें तो मुश्किल हो सकती है, ये चीज है। और हमको नहीं पता, हो सकता है अमेरिका जो है भारत को असिस्ट कर दे। बुक ये भी बताती है कि इसमें कैनेडी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, वही ना कि पाकिस्तान भी अटैक करने वाला था, यही था, लेकिन पाकिस्तान अगर अटैक करता तो भारत 110% भारत को मदद दे देता था। इसीलिए अयूब खान ने अटैक नहीं किया था। जब चाइना ने बोला था ना ट्रॉफी, इसीलिए अयूब खान ने अटैक नहीं किया था कि भाई अगर अमेरिका बोले तभी हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो ये चीज है। नेहरू ने काफी मिस्टेक्स किए, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आर्मी की नहीं सुनी बल्कि उच्च लोगों की, ऊपर लोगों की सुनी, और उसके बाद जब उनको होश आया तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, तो मिलिट्री एडवाइजर्स की उन्होंने नहीं सुनी। तो नेहरू ने थोड़ी सी बैड एडवाइस ली और उसके बाद फिर माओ ने जो है वो छेड़ दिया, और इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल ब्लो, फियर्स एंड पेनफुल बोला था कि सब उखाड़ दो। यहां पे माओ जेडोंग ने सबको, आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जहां पे जाओ निस्तना नाबूद कर देना, एकदम मिटा देना, तहस नहस कर देना, और यही किया चाइनीज आर्मी ने। और रशिया ने चाइना की मदद की। भाई सोवियत जो है, सोवियत, और इधर 1962 में सोवियत और अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही थी, और भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, सोवियत से मदद मांगी भी नहीं। प्लस यहां पे जो चाइना है, चाइना और सोवियत दोनों कम्युनिज्म, भाई वो क्यों अपने रिश्ते खराब करें। हालांकि उस समय निकिता क्रुश्चेव और नेहरू काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके बावजूद चाइना को मॉस्को ने डिस्करेज नहीं किया। इससे यह पता लगाया जाता है कि कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, बहुत ज्यादा इनको सीरियसली मत लो, ये चीज है। तो ये चीजें हुई हैं। फिलहाल यही है कि सीज फायर डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद अक्साई चीन जो है वो चीन के पास चला गया। फिर पाकिस्तान ने अटैक किया 1965 में, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। वॉर के बाद भारत ने तिब्बत को और सपोर्ट देना शुरू कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दिया, इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्हीं की वजह से हम वॉर हारे। और उसके बाद भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया, और उसके बाद आज हम बहुत ताकतवर हो गए। उसके बाद जितनी भी बार हमने चाइना से लड़ाई की, छुटपुट वॉर हुई, तो चाइना को मुंह की खानी पड़ी। आज चाइना की इतनी औकात नहीं है कि हम पे अटैक कर दे, किसी की औकात नहीं है। आज हम इतने केपेबल हो गए, अगर इधर से चाइना इधर से पाकिस्तान है, दोनों को झेल लेंगे हम, दोनों को, पाकिस्तान को तो हरा ही देंगे, चाइना को भी पीछे खदेड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। इस समय भारत की आर्मी बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही मॉडर्नाइज्ड हो गई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।